मैं कुमार मंगलम रणवीर साहित्य चौपाल से जुड़े दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मेरे साथ बातचीत की कड़ी में शामिल हैं आदिवासी अस्मिता की प्रखर कवित्री वंदना टेटे मैम। मैम, आपका स्वागत है साहित्य चौपाल पे। जोहार। मैम, आदिवासी अस्मिता की रक्षा कैसे की जा सकती है? आदिवासी अस्मिता की रक्षा कैसे की जा सकती है, ये एक बड़ा सवाल भी है और अजीब सवाल भी है। सहज भी हमारे लिए तो सहज है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अस्मिता को जो सवाल है वो मेरा ये मानना है कि आदिवासी अस्मिता मूलक समाज है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ रहता रहा है और प्रकृति की जो सरलता सहजता है वो उसमें है। वो वहीं डटता है जहाँ उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रही हैं, तब वो खड़ा होता है, वरना वो स्मूथली चलता रहता है, ऐसा समाज। तो इसकी रक्षा करना किसी और के बस की बात नहीं है और चाहे तो सब लोग कर सकते हैं, है ना? लेकिन कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि आज प्रकृति को कौन बचाना चाहता? प्रकृति का सारा लोग दोहन करना चाहते। तो आदिवासियों के साथ भी आदिवासी समुदाय जिस इलाके में रहते हैं, जिस तरह का जीवन वो जीते हैं, वैसा जीवन किसी को नहीं चाहिए। वो थोड़े समय के लिए ज़रूर लोग तफ़रीह करने के लिए चले जाते हैं उन इलाकों में, लेकिन वापस वो अपने ही मशीनी जीवन में लौटना चाहते हैं, जहाँ सिर्फ़ मतलब एक तरह से झूठ है ना? पाखंडता है या फिर मशीनी जीवन है, वहाँ लोग लौटना पसंद करते हैं और सिर्फ़ आत्म केंद्रित जीवन जीना चाहते हैं। तो वैसे आदिवासी समाज या आदिवासी समुदाय या आदिवासी इलाके वैसे नहीं हैं। तो इसलिए उनको बचाने की बात तो कोई नहीं सोचता, क्योंकि अगर सोचा जा रहा है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, जीवन नहीं जिया जा रहा है। तो आदिवासी स्वयं ही कोशिश कर रहे हैं बचने की और पूरी दुनिया को बचाने की, क्योंकि आज के जीवन में अगर हम देखेंगे तो सारी दुनिया की निगाहें आदिवासियों पर है। चाहे आप किसी भी तरह के उनके जीवन की सरलता को लेकर के या उनके उनकी परंपरा को लेकर के या उनके पास जो प्रकृति का, सृष्टि का दिया हुआ सबसे अनमोल चीज़, उसके लिए लोग उसको देख रहे हैं और लोग जान रहे हैं कि एक और प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ कि जब हम लोग परंपरा की बात करते हैं कि परंपरा को जो ग्रहण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो उन्हें लोग निरा मूर्ख समझने लगा है। आज की समाज की स्थिति ऐसी हो गई है। कह रहे हैं ना लोग, मतलब भाग रहे हैं, एक आधुनिक जीवन की ओर भाग रहे हैं जहाँ एक दूसरे के लिए कोई भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है ना? और लोग भाग रहे हैं, कोई एक दूसरे की चिंता नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने लिए लोग जी रहे हैं। मतलब एक घर में भी देखें आप, तो लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मैं का बोध इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं। अपनापा से लोग कटते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए परंपराओं से भी लोग बचना चाहते हैं, क्योंकि परंपराएँ चाहे वो आदिवासियों की हों, चाहे किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की परंपरा हो, वो सिर्फ़ अब कहने की बातें रह मैं आदिवासी समाज में स्त्रियों की क्या हाल, क्या दशा है? मंगलम, मैं ये सवाल आपसे पूछूँ कि आप जो अध्ययन कर रहे हैं, जी, जी। स्कॉलर हैं आप, आपने क्या पढ़ा है, क्या सुना है आदिवासी स्त्रियों के बारे में? मैम, यह प्रश्न ठीक है आप पूछ रहे हैं मैम, लेकिन मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि एक मेरे अंदर भी एक प्रश्न आता है कि वहाँ पे क्या शोषण है स्त्रियों की या नहीं, मतलब ये सब मन में एक प्रश्न अनायास उठते हैं। देखिए, आदिवासी स्त्रियों के बारे में जिस तरह के साहित्य आए हैं या फिर लोगों की जो धारणाएँ हैं, है ना? और जिस तरह से लोगों ने बना रखा है कि आदिवासी स्त्रियाँ ऐसी होती हैं, है ना? कैसी होती हैं? तो बहुत वाचाल होती हैं या फिर तुरंत बहकावे में आ जाने वाली होती हैं। साहित्य में तो ये भी लिखा गया कि वो बहुत सर्वसुलभ होती हैं, है ना? तो इस तरह की चीज़ें लोगों ने लिखी हैं और कही हैं और अभी तक, मतलब आज हम 21वीं सदी के बिल्कुल आखिरी सिरे में हैं, तब भी लोग ये कह रहे हैं कि आदिवासी स्त्रियाँ इस तरह की होती हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं कि आदिवासी स्त्रियाँ कैसी होती हैं, मैं बता दूँ कि मैं या मेरे समाज की जो औरतें हैं, वो बहुत मजबूत होती हैं, बाकी दूसरे किसी भी समाज से। क्योंकि वहाँ पे उनका जो अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में, उस इलाके में वो बिल्कुल मजबूती के साथ अर्थ की व्यवस्था कहें, आर्थिक जो स्थिति है उसके आधार पे कहें, सामाजिक स्थिति है
के आधार पे कहें या धार्मिक स्थिति हो, हर तरह से उनकी स्थिति मजबूत है। आप डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कहाँ से खड़े होके देख रहे हैं। जहाँ से आप देख रहे हैं, वहाँ से आपने हमेशा पूरे समाज को एक अंतिम पायदान में, मतलब बिल्कुल निचले अंतिम पायदान से भी नीचे जिसका कोई स्तर नहीं है, वैसा आपने मान रखा है, तो वहाँ की स्त्रियों के बारे में भी आप वैसे सोचेंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि हम जहाँ से ये चीज़ें देख रहे हैं, वो हमारी अपनी सोचने की, अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक पृष्ठभूमि, उसके तहत हम दूसरे समाज को देखते हैं, तो हमको जो हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति है, वैसे ही या उससे भी गिरी स्थिति हम दूसरे समाज की स्त्रियों की मान लेते हैं। मैम मेरा ये सवाल है कि मैं जहाँ तक जिस क्षेत्र से आता हूँ, पटना के बगल में का जो ग्रामीण इलाका है, उससे मेरा संबंध रहा है। तो मैं देखता हूँ कि नगरीय समाज की भी स्थिति और ग्रामीण समाज की भी में स्त्रियों की स्थिति दयनीय है आज। तो देखिए, समाज में तो ये सम्मान बताया जा रहा है ना कि अगर स्त्री आर्थिक रूप से सशक्त होगी, तो वो सशक्त है, हाँ, ये बनाया जा रहा है। लेकिन आप देख लीजिए, आप जिस शहरी स्थिति की बात कर रहे हैं, शहर में जितनी भी महिलाएँ हैं, है ना? उन महिलाओं की स्थिति को अगर अध्ययन किया जाए, सही रूप में सामने लाया जाए, तो आप देखिए कि हमारी महिलाओं को नौकरी करने की छूट क्यों मिल रही है? क्योंकि उससे अर्थ आ रहा है। एक आदमी से नहीं संभल रहा है, तो महिलाओं से भी उस चीज़ को लिया जा रहा है। मतलब उनके श्रम का उनको स्त्री पुरुष का समन्वय हाँ, मान के आर्थिक अनुसार। आर्थिक अनुसार। लेकिन वही महिला जब अपने ही कमाए हुए पैसे का खर्च अपने मन मुताबिक नहीं कर पाती है, तो ये कैसी स्वतंत्रता है? है ना? जबकि आदिवासी स्त्रियों की आप बात करेंगे, तो वहाँ पर महिलाएँ घर चलाने का निर्णय लेती हैं, बाज़ार का निर्णय लेती हैं, बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, इसका निर्णय लेती हैं। तो सारी चीज़ों का निर्णय उनके हाथ में होता है। तो हम जो महिलाओं के सशक्त होने की बात करते हैं, वो महिलाओं के निर्णय में भागीदारी की बात होती है। वो होनी चाहिए। तो वो बाकी लोग देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्थिक रूप से, या उनको थोड़े से घर से बाहर निकलने की छूट दे दी, लड़कों के साथ मिलने-जुलने, बात करने की छूट दे दी। उन लोगों को लगता है कि नहीं, वहाँ तो बहुत स्वतंत्रता है। लेकिन वो स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक कि पुरुष मानसिकता उनको देती है। वैसी स्थिति कम से कम आदिवासियों में नहीं है। अगर बाहरी हस्तक्षेप ना हो, तो आदिवासी स्त्रियाँ स्वतंत्र रूप से अपने इलाके में घूम फिर सकती हैं, अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि स्त्रियाँ सशक्त शुरू से हैं, उनको अशक्त बनाया जाता है। ठीक है मैम, बहुत अच्छा मुझे तो जचा यह उत्तर आपका। मैम आज जो पर्यावरण की स्थिति जो है वो विकट होती जा रही है। पर्यावरण चिंता वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है और आदिवासी समाज जल जंगल जमीन से सीधा जुड़ा हुआ है। तो इस बिंदु पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पर्यावरण शब्द ना बिल्कुल नया शब्द है। ये समाज बहुत चालाक है। वो नए-नए शब्द गढ़ता है, अच्छी बात है, गढ़ना भी चाहिए, लेकिन ऐसे शब्द गढ़ के अपनी नाकामियों को, अपनी चालाकियों को छुपाने की कोशिश। आदिवासियों में पर्यावरण शब्द नहीं है, किसी भी भाषाओं में जाएँगे आदिवासी, दुनिया के किसी भी आदिवासी भाषाओं में पर्यावरण शब्द नहीं है, लेकिन वो पर्यावरण की चिंता करते हैं। उनके सोच में सृष्टि है, समग्र सृष्टि है, कोई एक खाते। अब आप ही देखिए कि अक्सर जब ये होता है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, पर्यावरण दिवस आपने तय कर लिया, 6 जून को आप ज़ोर-तोर से खूब पेड़ लगाते हैं। उस दिन लगाया, दूसरे दिन उसको कोई पूछने तक नहीं जाता कि भैया पौधा तुम ज़िंदा हो कि नहीं हो, है ना? तो केवल पौधा लगा देने से पर्यावरण की चिंता नहीं होती है। आप पहाड़ों को काट रहे हैं, आप नदियों को बाँध रहे हैं, आप खनन कर रहे हैं, है ना? और एक संतुलन, जो सृष्टि ने एक संतुलन बना रखा है, पारिस्थितिकी संतुलन है, उसको तो आप तहस-नहस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं। आपको ये चिंता ज़रूर है कि गौरैया, आज गौरैया दिवस है शायद, तो गौरैया मर रही हैं, है ना? लेकिन क्यों मर रही हैं? कहाँ जा रही हैं? आप परेशान हैं, कविताएँ आप लिख रहे हैं कि गौरैया जो कल हमारे आँगन में फुदकती थी, हमारे घरों में घोंसले बनाती थी। आपने उसके घर उजाड़ दिए, आपने कंक्रीट के महल खड़े कर लिए, वो घर कहाँ बनाएगी? इनके कहाँ लेकर के जाएगी? आँगन आपने रखे नहीं, वो कहाँ चुगेगी? पेड़ आपने रखे नहीं, वो घोंसले कहाँ बनाएगी? तो
उसकी चिंता आप नहीं कर रहे ना, केवल पानी का कटोरा रख देने से चिड़िया नहीं बचेगी। मैम आज वह दौर है जहाँ पे मनुष्य पेड़ एक दो नहीं लगा रहा है, लेकिन अगर गर्मी थोड़ा सा अपना प्रकोप दिखाए तो तुरंत एसी लगा ले रहा है। तो उस एसी से निकलने वाली जो गैस है, उसका कितने लोगों तक, आप एक आदमी के लिए एक रूम में एक एसी चलाते हैं और उससे जो गैस निकलती है वो कितने आदमियों को, कितने पशु पक्षियों को, कितने पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है, उसकी चिंता आप नहीं करते। ये कैसी चिंता है पर्यावरण की? स्लम एरिया के हैं या गरीब जहाँ रहते जी। हैं, गांव से उठ के जो मजदूरी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए पीने की व्यवस्था नहीं है पानी की, लेकिन आपकी गाड़ियां धुल रही, आपके हर रोज चमाचम हो रहे हैं, चिंता है। तो फिर हम ये कैसे चिंता कर रहे हैं एक दूसरे की? एक संवेदनशील समाज ऐसा कभी नहीं करेगा कि मेरे यहाँ तो नालियों में पानी बहे और पड़ोस में जो रोड के उस पार जो लोग हैं, जो मेरे ही घरों में काम करते हैं, उनके यहाँ पानी ना मिले। तो ऐसे संवेदनशील, असंवेदनशील समाज पर्यावरण की चिंता करता है तो ये थोथी चिंता है। अगर सच में करना है तो आपको, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पुरखे हैं, उन्होंने जो हमको लाइफ स्टाइल दिया, उस हाँ बदलाव लाना होगा। हाँ, आपको सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आपको सारी चीजों की चिंता करनी पड़ेगी। सिर्फ एक पेड़ बचा लेने से एक चिड़िया नहीं बच जाएगी या फिर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल जाएगा। ये जो उसके आसपास और भी चीजें हैं उस पर भी ध्यान देना। मैम आपकी 3-4 कविता संग्रह काफी चर्चित रही किन्नीत, जो मुझे याद है। और मैम आगामी कार्य योजना आपकी क्या है? कोई पुस्तक? आगामी कार्य योजना तो बहुत है, अब देखिए कितना काम कर पाती हूँ। इधर की पिछले कई समय से ही है और इसकी वजह से जो भी सोचा है उस पे बहुत कम काम कर पाई हूँ। लेकिन हाँ, सारी चीज़ें हैं, जैसे महिलाओं के, जो हमारे जो अनाम योद्धाएं हैं आदिवासी समुदाय की, उन महिलाओं के जीवनी को सामने लाने की बात है, वो अधूरी पड़ी हुई है। असुर समुदाय के जो, उनके जो पुरखा गीत हैं, उनकी जो पुरखा कहानियां हैं, उनकी परंपराएं, उनको लेकर के आना है। तो हमारा एक बड़ा आदिवासी समुदाय, जो जिनकी संख्याएं बहुत कम है, उनमें उनकी जो कहानियां हैं और उनका जो ओरल लिटरेचर है, उसका दस्तावेजीकरण का जो एक असुर रेडियो चलता है, भी आगे बढ़ाना है। असुर यहाँ पे किस लिए प्रयोग हो रहा है आदिवासी समाज में? थोड़ा परिचय देना चाहूँ। देखिए, पूरी दुनिया जो आदिवासियों से अनजान है, वो आदिवासियों को असुर के नाम से ही जानती है ना? या फिर कहें कि असुर को एक मिथक के रूप में उपयोग में लाया जाता है या फिर एक बुरे बुरे पक्ष के रूप में उनको याद किया जाता है। और इसी से जुड़ी हुई उनकी अपनी, मतलब गैर आदिवासी समाज की अपनी परंपराएं हैं, अपने पर्व त्योहार हैं। लेकिन हमारे आदिवासी समुदाय में असुर एक समुदाय है जिनकी जनसंख्या बहुत कम है और जो कई, मतलब असुर, बिरजिया, अगरिया, ये एक ही ग्रुप के लोग हैं जो, जिन्होंने दुनिया को आयरन दिया, मतलब लोहा दिया, जिन्होंने, जो आयरन स्मेल्टिंग करते थे और लोहे, मतलब आज से सदियों पहले हम कहेंगे कि जब युद्ध लड़ा जाता था, बहुत पैमाने पे आमने सामने की लड़ाई होती थी, तो यहाँ पर उन्होंने लोहा बनाया और उस लोहे को दिया हथियार बनाने वाले को, और उन्होंने हथियार बनाया और उससे सिर्फ हथियार की बात नहीं है, लेकिन लोहा उन्होंने दिया और लोहा से उन्होंने अपने लिए तो, जो चूंकि वो खेतीहर समाज है, तो उन्होंने अपने लिए शिकार का सामान और फिर जो खेती की चीजें हैं, औजार हैं, उनका इस्तेमाल किया, उनको उन्होंने बनाया। वो समाज एक हमारा समुदाय है जो बहुत, जिनकी संख्या बहुत कम है और जो लगातार अपनी गीतों को, अपनी कहानियों को, तमाम आज का जो दबाव है उसकी वजह से भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। तो हम उनको फिर से तैयार कर रहे हैं कि अपनी चीज़ों को आप को छोड़ना नहीं है, बल्कि उनको खोजिए। हम तो खोज ही रहे हैं, आपको खुद
खोजना होगा। मतलब एक स्कॉलर की तरह उनको भी हम कह रहे हैं कि आप अपनी को खोजिए और आप बचाने की कोशिश कीजिए। हम मदद कर सकते हैं, बचाना आप। जी मैम। मैम, दर्शकों को कुछ अपने कविता का अंश सुनाइए। यह कलिंग काल नहीं है। क्रांतिकारी शुगर से पीड़ित हैं, कवि सरकारी नोबेल से, किसान बैंकों में मर गए, मजदूर ठेके में, ढूंढ में ही मर गई दुनिया की सब औरतें, दलित बुद्धत्व को प्राप्त हुए, जंगलों के आदिवासी सुरक्षित अभयारण्यों की सेज पर है। सचमुच यह कलिंग काल नहीं है, ना ही 92 या 2002 वाला मध्ययुगीन बर्बर भारत। हाथ में दांत रखने वाला एक स्पॉन्सर्ड राजा मुस्कुराते हुए हर रोज कहता है। हाथ में दांत रखने वाला एक स्पॉन्सर्ड राजा मुस्कुराते हुए हर रोज कहता है, इंडिया चांद से बहुत आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने कीमती समय अपना साहित्य चौपाल को दिया।